अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आजकल सोशल मीडिया पर डॉक्टर समर मुबारक की एक वीडियो जो कि एक उनका इंटरव्यू है वो बहुत वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में वो एंग्रो थर कोल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनना था। ये 2014 में ये शुरू हुआ और इसकी कुल लागत 995 US डॉलर है इस प्रोजेक्ट की। ये थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के एक शहर इस्लाम कोट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये इसकी लोकेशन है। अहमद क्योंकि इस में ज़ाती तौर पर काफ़ी इन्वॉल्व रहे और डॉक्टर समर मुबारक से उनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई और ये इंटरव्यू भी काफ़ी सवालात उठा रहा है। तो चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। जी अहमद। जी राना साहब, कुछ दिनों से एक वीडियो यहाँ पे चल रही है जिसमें डॉक्टर समर मुबारक मंद जो पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं और उसके बाद फिर वो प्लानिंग कमीशन में आए और जो थर कोल के कोयले को लेके उस पर काम कर रहे थे, उनकी वीडियो है। उसमें वो ये कहते हैं कि जैसे ही हुकूमत को पता चला, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जैसे ही हुकूमत को पता चला कि हमने वहाँ से गैस और बिजली बनाना शुरू कर दी है और वहाँ पे उज़्बेकिस्तान और चीनी जो माहिरीन है वो भी आके देख चुके थे, उन्होंने कहा कि वैसे ही जो है ना हुकूमत ने उस प्रोजेक्ट के पैसे बंद कर दिए। ये 2020 का उनका इंटरव्यू है, यानी कि आज से तकरीबन 3 साल पहले का। समर मुबारक मंद साहब का ये जो इनिशिएटिव है उसको मैं बड़े क्लोजली फॉलो करता रहा। मैं खुद भी समर साहब से, डॉक्टर समर साहब से एक से ज़ायद मरतबा जाके मिला और एक मुलाकात में जब मैंने उनको जाके कहा कि मुबारक हो, आपको तो पैसे मिल रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जरदारी साहब के दौर में उस वज़ीर ख़जाना थे, तो समर मुबारक मंद साहब ने आगे से मुझे कहा, ये मैं ज़ाती वाक़या बता रहा हूँ साहब, समर मुबारक मंद साहब ने आगे से मुझे कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात हुई नहीं वज़ीर ख़जाना के साथ। मैंने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हफीज़ शेख साहब ने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा कि समर मुबारक मंद साहब से मेरी मुलाकात हो गई है, मैं प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई हूँ और हम पैसे जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना मुझे वज़ीर ख़जाना ने बुलाया, ना कोई ऐसी प्रेस रिलीज आई, खबरें मैंने भी पढ़ी हैं, देखी भी हैं, लेकिन मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं भी हैरान और वो भी हैरान। तो पता चला कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्लफ कर रही थी उनके साथ, पैसे जारी नहीं किए जा रहे थे। आवाम को ये इंप्रेशन दिया गया, आवाम उन्नास को, कि हम पैसे जारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किए, जरदारी साहब ने भी नहीं किए। अब उसकी वजह क्या है राना साहब? हम समझ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब मुल्क दुश्मन है, जरदारी साहब मुल्क दुश्मन है। एक्चुअली जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हैं वो इतनी मजबूत लॉबी है। मियाँ मंशा साहब के प्लांट्स हैं। मियाँ जब पहली दफ़ा जरदारी सागदार साहब ने पेमेंट की 406 अरब रुपए की, उस दफ़ा फंसे हुए थे, सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा था। उस 406 अरब में से 100 अरब रुपया डायरेक्टली मंशा साहब को गया। उनके 3 पावर प्लांट्स हैं, उनमें से कोई 7 को पावर प्लांट्स, उनमें से 3 उनके थे। तो 100 अरब रुपया तो डायरेक्टली उनको चला गया। और उन्होंने जब वो प्लांट्स लगाए थे उस वक्त की उनकी कॉस्ट जो थी पावर प्लांट्स की वो तकरीबन इतनी ही थी, यानी एक पेमेंट में कॉस्ट भी कवर कर गया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि पावर की लॉबी, पावर प्लांट्स की लॉबी, शुगर मिलों की लॉबी, ये इतनी बड़ी बड़ी लॉबी है राना साहब के, उनके सामने किसी की नहीं चलती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो अगर उसको बर्दाश्त करता है तो बड़ी बात है। कसूर उनका जरूर है, उन्होंने पैसे नहीं जारी किए, जरदारी साहब का भी है, लेकिन अंदर से सब जाके मिल जाते हैं और अशराफिया जो है उसको एंजॉय करती है। ये सारे इस लेवल पे मुल्क दोस्त फैसले नहीं कर पाते। जी राना साहब। पीटीआई के साबिक रहनुमा ओन चौधरी और पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम के मौजूदा सियासी रहनुमा, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। वो उनकी एप्लीकेशन मुस्तरद हो गई और अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर निकलकर अदालतों से, लेकिन असल चीज़ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा।
चौधरी परवेज इलाही ने रिक्वेस्ट की है कि जिन बेसिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब को और असद उमर को आपने बेल दी है, उन्हीं लाइंस पर मुझे भी बेल दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतों पर कैसे झाड़ू फेरा गया, कुछ उस पर भी बात करते हैं। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में। जी अहमद। राना साहब, आज परवेज इलाही साहब ने रिक्वेस्ट की है अदालत को कि उनको भी बेल दी जाए, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को और खान साहब को दी जा रही है, और बाकी लीडर असद उमर वगैरह भी जो हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का केस बड़ा डिफरेंट है। फॉरेन मिनिस्टर वो रहे, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसी गलती भी नहीं की, और 9 मई को वैसे जेल में थे। 9 मई के वाक़यात से पहले ही वो जेल में थे। 9 मई में वो किसी तरीके से मुलव्वस भी नहीं पाए गए। फिर जब वो बाहर निकले तो बड़ी बातों सुनी गई कि वो गवर्नमेंट का पैगाम लेके गए हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब की स्टोरी इससे बड़ी डिफरेंट है। उनकी डिफरेंट इस तरह से है कि परवेज इलाही साहब जब वज़ीर आला थे, उस दौरान उनकी कुछ ऐसे हल्कों में मीटिंग हुई, और उसके बाद उनको शायद ऐसी एश्योरेंस मिली कि अगर पीटीआई जीत जाती है तो वो वज़ीर आला होंगे मुस्तकबिल के, और वो सबके लिए काबिल कबूल भी हैं, शरीफ आदमी हैं, काम भी बड़ी तेजी से करते हैं, पैसे भी खोल के देते हैं। उनका पिछला दौर भी बड़ा चलने का अल्लाह ने बड़ी माल अता किया, और बड़ी पंजाब में बड़े काम हुए थे, 1122 बना, बड़ा कुछ बना। तो परवेज इलाही साहब को बड़े तरीके के साथ ये कहा गया, परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा दिया, पंजाब उनके हाथ से गया। एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट आ गई जो इलीगल है, अभी तक चलती जा रही है, उसका कुछ पता नहीं। उसके कुछ अर्से बाद जब लोग इस चीज़ को भूल गए, तो कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म वो भी पीटीआई के थे, उनको उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के परे किया, क्योंकि वहाँ पे भी वोटों के हिसाब से तब्दीली नहीं लाई जा सकती थी, तो वो भी साइड पे हो गए। उनकी जगह पे फिर बाद में ऐसी गेम डाली गई कि ऐसे वज़ीर आज़म आए जो उतने एक्टिव नहीं थे पीटीआई के लिए। फिर तीसरा, टोटल अगर हम मिला लें तो पाकिस्तान के तकरीबन 6 इस तरीके से सूबे बन जाते हैं। 4 तो हमारे जो मेन बड़े सूबे हैं, फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। कश्मीर सूबा तो नहीं कहा जाता, लेकिन कंसिडर ऐसे किया जाता है। बहरहाल उसकी अपनी एक आज़ाद हैसियत है। तो कश्मीर में भी हुकूमत थी, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी थी। गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला को उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के परे किया। तो पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 4 सूबों में जो हुकूमत थी, पंजाब और केपी ने इकट्ठे रिजाइन कर दिया। केपी के वज़ीर आला भी गए, पंजाब के भी गए, उसके बाद कश्मीर के भी गए और गिलगित बल्तिस्तान के भी गए। तो तमाम जगह से जहां जहां पीटीआई की हुकूमत रही, जहां जहां उनके वोट रहे, उनको इस तरीके से स्लेट पे जैसे अल्फाज में लिखे साफ कर दिए जाते, इस तरीके से साफ करके घर भेज दिया गया, जो सबकी आंखें खोलने के लिए यहाँ था। इसीलिए फिर लोगों ने तेजी से पार्टी बदलना शुरू की कि ये पार्टी तो अब ज़ेर अताब है। तो ये परवेज इलाही साहब के साथ भी ऐसा हुआ। तो अब वो जमानत मांग रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको भी बड़ी तेजी के साथ घेरा गया था। जी रंग साहब। सलमान शहबाज पर आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म हो गया, उनको उससे बरी कर दिया गया। इस केस को टीटी स्कैंडल भी कहा जाता था। बेसिकली ये 2 केसेस थे। एक जो टीटी केस था वो नैब के पास था, और दूसरा केस 16 बिलियन का जाली अकाउंट्स यानी बेनामी अकाउंट्स का केस था, जिसे एफआईए हैंडल कर रही थी। सलमान शहबाज की जब वो शुगर वाले इश्यूज में जब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई, तो बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स मिले, और बेनामी कह लें या जाली कह लें। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं इस केस के बारे में। जी अहमद। जी राना साहब, जैसे मैंने पिछले दिनों कहा था कि नवाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान पे जितने केस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साफ किए जा रहे हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था, स्लेट के ऊपर जैसे या तख्ती के ऊपर तख्ती लिखी जाती है, स्लेट के ऊपर अल्फाज लिखे जाते हैं, या जो वो उस्तादों का क्लास में बोर्ड होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है चाक से, उसके ऊपर सफाई वाला फेर के साफ कर दिया जाता है। इसी तरीके से मियाँ साहब के जितने खानदान के जितने भी केसेस थे उनको सबको साफ कर दिया गया। आज सलमान शहबाज साहब जो वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे, छोटे साहबजादे हैं, उनके ऊपर भी एक केस था, वो भी साफ कर दिया गया। ये वही साहबजादे हैं जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मिलने गए ओबामा साहब को वाइट हाउस में, तो बड़ी कोशिश की गई कि इनको भी वफ्द में शामिल रखा जाए। तो वो व्हाइट हाउस वाले पूछते रहे कि इनकी सरकारी हैसियत क्या है। सरकारी हैसियत तो कोई नहीं थी, वो तो वज़ीर आला के बेटे थे,
वजीर के भतीजे थे, तो उस वजह से फिर वो वक्त के साथ नहीं जा सके। तो 7-8 दफ़ा एम्बेसी ने कांटेक्ट किया, रिक्वेस्टें की व्हाइट हाउस को, व्हाइट हाउस ने नहीं माना। तो 7-8 दफ़ा नहीं तो 5 को दफ़ा तो जरूर 4-5 दफ़ा रिक्वेस्ट जरूर गई थी, तो लेकिन वो नहीं मानी। तो इनको भी आज साफ कर दिया गया। ये वो मैं अर्ज कर रहा था कि सबके केसेस साफ किए जा रहे हैं, दूसरी पार्टी पे केसेस बढ़ाए जा रहे हैं, पीटीआई के ऊपर 100 जितने भी केसेस हैं। तो ये कह लें ये सूरत हाल है। इसी असना में जब कल फजल रहमान साहब ने बड़े शिकवे किए, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको इन्वाइट किया, उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे भी जाके उन्होंने शिकवे रेज किए। लेकिन उन शिकवों में ऑफ कोर्स फजल रहमान साहब का गुस्सा तो शामिल रहा। वो कई दफ़ा पहले भी ऐसे गुस्से का इजहार कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब ज़रूरत होती है उनको बुला लेते हैं, तबकी देर के पीडीएम का सदर के तौर पर नारे लगा देते हैं और बड़ी इज्जत से उनको मिलते हैं, उससे जिससे बड़े खुश होते हैं कि सीटें थोड़ी हैं लेकिन बड़ी सीटों वाली उनको इज्जत दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर है, वो बंदे सड़क पर ले आते हैं, 4-5 हज़ार बंदे ले आते हैं। उसके बाद बाकी पार्टियों से गर्मियों में इतने लोग लाना हर दफ़ा मुश्किल होता है, कितने एहतजाज करें, आखिर लोग भी तंग आ गए। तो बाकियों के लिए मुश्किल था, इमरान खान साहब के लिए भी शुरू में मुश्किल था। तारुक कादरी साहब धरना लेके आए थे। स्ट्रीट पावर किसी किसी के पास होती है, किसी दौर में जमात इस्लामी के पास थी। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब उनको इस तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर नाला हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको थोड़ी थपकी दी है। उनका ये ख्याल था, कहा जा रहा है कि वो 1 साल की कौमी असम्बली को एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि उन्हें अगली हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। तो उस एक्सटेंशन में उनका बेटा भी वजीर रहेगा, जो इस वक्त सड़कें बनाने का वजीर है और वहाँ बहुत ज़्यादा माल पानी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो ये कह रहे थे, तो उस पर इतफाक नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली आज ये एयरवाई ने खबर दी और अल्टीमेटली फिर ये सिचुएशन बनी कि अब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम असम्बली की मुद्दत खत्म होने के बाद आगे जा रहे हैं। ये जो वसत असम्बली को वसत देने वाली बात थी, इसमें कोई लीगल बैकिंग है नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता था। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, सलमान शहबाज के केस से FIA पीछे हट गई। तहकीकात उस वक्त ठीक थी या आज ठीक हैं? क्या शहजाद अकबर ने उस वक्त प्रेशर डालकर और इन्फ्लुएंस यूज करके जाली केसेस बनाए थे, या आज प्रेशर और इन्फ्लुएंस यूज किया जा रहा है? सुनने में तो ये आया है कि JIT के मेंबरान और DG FIA अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। किसने उनको रोका और वो क्यों हाजिर नहीं हुए? क्या अदालत ने ये सवालात उठाए? क्या अदालत ने केस को फारिग करने से पहले उनको कोई जोर ज़बरदस्ती से बुलाने की कोशिश की? क्या उनके ना हाजिर होने पर उनको भी सज़ा दी जा सकती है कि उन्होंने कोई जाली केस बनाया था? ख़वातीन हज़रात, जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना था, उस दिन उन पर पर्दे जुर्म भी आयद होनी थी और उस दिन DG FIA उस दिन छुट्टी पे चले गए। बहरहाल सलमान शहबाज के केस की जिसने इन्वेस्टिगेशन की और इस खबर को ब्रेक किया टीवी के ऊपर, अरशद शरीफ शहीद, फिर डॉक्टर रिजवान जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और मकसूद चपड़ासी, तीनों इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मगर सलमान शहबाज साहब इस दुनिया में मौजूद हैं, जिंदा हैं, पाइंदा हैं। पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए कभी लॉ मेकिंग नहीं की गई, कभी ऐसे कवानीन नहीं बनाए गए कि सियासतदान एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी कर सकें सही तरीके के साथ। हाँ, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए कवानीन ज़रूर बनाते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो ये आपको भागना पड़ता है मुल्क से। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप बड़े आराम से बदमाशी के साथ सीना चौड़ा करके वापस आ जाएं, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। हमारी 75 साल सियासी ज़िंदगी में एक भी ऐसा केस नहीं है किसी सियासतदान के खिलाफ जिसे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी फ्री और फेयर तरीके से अदालत में लाकर सक्सेसफुली कन्विक्शन को हासिल कर सकी हो। बहरहाल हमने एज अ सोसाइटी भी ख़वातीनों हज़रात करप्शन को टैकल करने के लिए ना तैयार हैं, ना ही कभी कोशिश की है। मैं आपके पास बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ
کیا یہ کرپشن لیگلائز کر دینی چاہیے پاکستان میں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہو ریٹس ہوں ہر ایک کے اور ہم جائیں ان کو وہ پیسے دیں اور ہمارا کام ہو جائے اور پھر ہم پاکستانی قانون کی پکڑ میں بھی نہ آئیں اور اللہ کی پکڑ میں بھی نہ آئیں جہاں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. سو وائی ناٹ ٹو لیگلائز کرپشن؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.